ज़रा मैसेज डिलीव करें। ओके, ऑल राइट। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान ढांडला है। मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ एमबीबीएस में। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी, मैंने अपने यानी दो चार स्टूडेंट्स के लिए बनाई थी। लेकिन ये इतनी बढ़ जाएगी मुझे नहीं आइडिया था, नेशनल इंटरनेशनल इतने स्टूडेंट्स का हजूम। बहरहाल इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसमें बरकत दे। बहुत पेनफुल है ये। आज मैं अपनी इतनी मसरूफियत थी, मैंने बड़ी मुश्किल से यानी चीज़ें इकट्ठी की हैं। पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, वो भी एक यानी मेरे लिए एक तजर्बा था। हालांकि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, लेकिन आपको पता है हम पाकिस्तानी हैं, तो हमारी उतनी यानी प्रैक्टिस नहीं है इंग्लिश बोलने की। तो मैंने यानी बड़ी मुश्किल से उनको 10-15 मिनट जो है वो पढ़ाया। बहरहाल वो तो गुजर गया, अब हम अपनी ज़बान में जो है वो आपसे गुफ्तगू शुनीद हैं। अनाटमी जो है, खास तौर पर यानी जो न्यूरो अनाटमी या हेड एंड नेक है, ये दोनों सेम है। न्यूरो अनाटमी और हेड एंड नेक में यानी अगर आपको इस तरह से पहले पढ़ाई हुई न्यूरो अनाटमी जाती है, आपको न्यूरो अनाटमी आती है तो आपको हेड एंड नेक भी आता है। यानी जो हेड एंड नेक है उसका 70% न्यूरो अनाटमी है, 30% एक यानी एक्स्ट्रा टॉपिक है जो आपको बाद में करने होते हैं। तो इंशाल्लाह जब मैं आपको ये कंप्लीट न्यूरो अनाटमी करा लूंगा, तो जब आप हेड एंड नेक पे जाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा ये है ही कुछ नहीं, हम पहले जो है वो सारा कुछ कर चुके हैं। तो इसमें जो दो बुक्स यूज की जाती हैं अक्सर, यानी इसमें आवाज आ रही है मेरी सबको? जिस स्टूडेंट को आवाज नहीं आ रही तो उसने माइक नहीं ज्वाइन किया होगा, तो काइंडली वो ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, इसमें आपके पास एक जो बुक है वो स्नेल की ये क्लिनिकल न्यूरोनाटमी है, जो कि यानी इसमें अक्सर यूज की जाती है। मेरे पास ये 8th एडिशन है। इसके अलावा अगर मैं आपको पर्सनली एक बुक सजेस्ट करूं, तो वो ये हेड एंड नेक की है, विश्राम सिंह की। बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं, अक्सर यूज नहीं करते। ये इंडियन बुक है। अगर आपके पास ये दो कॉम्बिनेशन है, यानी आपके पास स्नेल भी है न्यूरोनाटमी की और ये विश्राम सिंह भी है, तो मुझसे लिखवा लो, आपकी डिस्टिंक्शन पक्की है, या एटलीस्ट आपके बेहतरीन मार्क्स आने वाले हैं। तो विश्राम सिंह पीडीएफ में रख लो, या यानी अगर आप बैक कर सकते हो तो वहां से ले लो इसको। ये बहुत अच्छी बुक है, ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए अगर आप न्यूरोनाटमी और हेड एंड नेक पढ़ने चाह रहे हो। बेटा, जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही ना, तो काइंडली काइंडली आप जो है ना अपना जो माइक है उसको ऑन कर लें। आपने वो भी यानी ऑन नहीं किया, इस वजह से आपको आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अब इसमें न्यूरो एनाटॉमी स्टार्ट लेने से पहले हम थोड़ी सी इसका जो सिलेबस है उसको पढ़ लेते हैं कि सिलेबस में है क्या और आपने पढ़ना क्या है। जो सबसे बड़ा काम होता है पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में, वो सिलेबस की आइडेंटिफिकेशन होती है। जब आपको ये पता चल जाता है कि आपने पढ़ना क्या है, तो फिर सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि आपने न्यूरो एनाटॉमी में पढ़नी क्या चीज़ें हैं, आपका सिलेबस क्या है, आपसे पूछा क्या जाता है एग्जाम के अंदर। इसमें अगर आप इस बुक को देखें तो इसके जो पहले ये 3 चैप्टर हैं, जिसमें ये इंट्रोडक्शन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम है, फिर ये न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, नर्व फाइबर एंड पेरिफेरल इनर्वेशन है। इन तीनों यूनिट्स को आपने एज सच नहीं पढ़ना। इसमें से यानी ना कभी कोई एमसीक्यूज बनता है ना एससीक्यूज आता है। ये बेसिक जरूर है, लेकिन ये वाली वो वाली बेसिक है, अगर आप एक वीडियो भी देख लेते हो तो उससे कवर हो जाती है। तो इन 3 यूनिट्स को एज सच करने की जरूरत नहीं है। जो असल न्यूरो अनाटमी स्टार्ट होती है वो यूनिट नंबर 4 से स्टार्ट होती है। अभी ये मैं स्नेल के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। इस यूनिट नंबर 4 में जो पहला पहला यानी इसमें टॉपिक है वो स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में उन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ है। और जो मेन इसके अंदर है वो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक। यानी ये सिर्फ दो टॉपिक आपने इस यूनिट से करने हैं, यूनिट नंबर 4 से, उसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक है। फिर जो नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 5, ब्रेन स्टेम का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेन स्टेम के तीनों स्ट्रक्चर हैं, जिसमें हमने मिड ब्रेन है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, पॉन्स, ये तीनों के तीनों जो है वो कंप्लीट करने होते हैं। इनके डिफरेंट लेवल पे स्ट्रक्चर भी होते हैं, वो जब हम इनको रेलिवेंट जाएंगे, अभी तो मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इनको साथ साथ इंशाल्लाह हम करेंगे पीसी। देन यूनिट नंबर 6 है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपने न्यूरो फिजियोलॉजी में पढ़ना है, यानी जो आपकी न्यूरो फिजियो है उसके अंदर ये कवर होता है। इसमें जस्ट आपको फंक्शन पता हो सेरिबेलम का, और इसके कुछ एफरेंट और एफरेंट फाइबर्स हैं वो हल्के से पता होना चाहिए। लेकिन मेनली जो ये यूनिट है ये अपना आपका न्यूरोफिजियोलॉजी में कवर होगा। इस तरह से सेरिब्रम है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके भी दो चार पॉइंट हैं, जिसमें जनरल अपेरेंस है। अगेन ये वाला यूनिट आपका न्यूरो फिजियोलॉजी में कवर होगा, लेकिन मैं भी कवर करवाऊंगा। और इसमें भी कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर है सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स का, वो हमने देखना है। इनके कुछ सल्काई और गहराई हैं, वो भी हमने यहाँ से सेरिब्रम से देखने हैं। देन इसके बाद एक और जो मेन यूनिट आता है, यानी जिसको आपने पढ़ना है, वो यूनिट नंबर 8 है। अब इसमें से 2-3 एमसीक्यूज आते हैं, ये इसलिए मेन है। देखो, अगर आपके पास एक एससीक्यूजर है वो 3 नंबर का है,
उसकी भी इतनी उतनी ही इंपॉर्टेंस है, अगर यहाँ से 3 MCQs आ जाते हैं। नंबर तो 3 ही है। और जो MCQs है अगर वो आपको आते हैं तो वो आपके 100% मार्क्स हैं। और SCQs भले आप 3 नंबर का लेके आ रहे हो सकता है आपको 2 नंबर मिले, 1.5 नंबर मिले। तो ये यानी यूनिट जो है, यूनिट नंबर 8, ये MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यूनिट जो 9 है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से कभी कुछ भी नहीं आता। अलबत्ता वैसे हम इसको जो है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन या जो लिम्बिक सिस्टम है इसका हल्का सा फंक्शन कर लेते होते हैं। अगेन ये हाइपोथैलेमस के साथ रिलेट कर होता है। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इन न्यूरो अनाटमी इज यूनिट नंबर 10, वो है बेसल न्यूक्लियाई वाला, यानी बेसल गैंग्लिया वाला। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। हर साल इसका क्वेश्चन आता है। इसमें जो डोपामीन है उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाथवे पूछते हैं पार्किंसन डिजीज के अंदर। तो ये यानी वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको तो आपने यानी बिल्कुल भी नहीं भूलना। यहाँ से MCQs भी आते हैं, SCQs तो पक्का आता है। उसके बाद एक और जो जान है जिसको कहा जाए यानी न्यूरो अनाटमी की, वो है क्रेनियल नर्व्स। अगर आपको मैं यानी अगर आपका टीचर हूं मैं, अगर आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरी सिर्फ 3 ही डिमांड होंगी कि हेड एंड नेक और न्यूरो अनाटमी में अगर आपको नर्व्स आती हैं, अगर आपको ब्लड सप्लाई आती है, तो आपको पूरी हेड एंड नेक और न्यूरो अनाटमी आती है। और मैं भी आपको यही 3 चीजें पढ़ाऊंगा। बाकी छोटी मोटी चीजें आप खुद पढ़ लेंगे। मैं आपको नर्व्स पढ़ाऊंगा पूरी कंप्लीट A to Z। ब्लड सप्लाई कंप्लीट पढ़ाऊंगा, यानी जिसमें वेन्स हैं, आर्टरीज हैं और लिम्फेटिक। ये 4 चीजें जो है नेवी के नाम से, तो मैंने आपको नेवी पढ़ानी है, NAVY। नर्व्स हैं, आर्टरी है, वेन है और लिम्फेटिक है। ये 4 चीजें जो है वो आपने यानी इंशाल्लाह कवर होगी। नर्व्स मेरे लिहाज से तो सारे इंपॉर्टेंट है। अभी यानी जो 4 महीने पहले सप्ली एग्जाम हुआ था तो उसमें 7th नर्व यानी जो आपकी है उसका केस आया हुआ था। इससे पीछे चले जाए, 3rd नर्व का केस आया हुआ था। तो हर साल यानी नर्व्स का एक क्वेश्चन लाजमी आता है। न्यूरो अनाटमी में से टोटल 2 क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन होते हैं और 14 MCQs होते हैं। वो जो 2 क्वेश्चन होते हैं वो 6-6 नंबर के होते हैं। तो यानी अगर आपकी न्यूरो एनाटॉमी और हेड एंड नेक को कंप्लीट किया जाए ना, ये 100 में से तकरीबन तकरीबन आपके यानी कोई 55 मार्क्स बनते हैं। यानी अगर आपको अब्डामन पेल्विस पेरिनियम आपने नहीं भी पढ़ा सेकंड ईयर में, सिर्फ आपको हेड एंड नेक और न्यूरो एनाटॉमी आती है, आप 100% पास हो सकते हो, उसको चॉइस पे छोड़ के, अब्डामन पेल्विस पेरिनियम को। तो ये दो यानी इतने इंपॉर्टेंट हैं और इतने रिलेट कर रहे हैं आपस में, तो इसको इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। इसके अलावा जो है नेक्स्ट फिर आपके पास यूनिट 12 आ जाता है। इसमें भी अगेन जस्ट एक ही चीज पढ़नी वाली है। जो डिफरेंट थैलामस हैं उनके जो न्यूक्लियाई हैं उनके फंक्शन आपको पता होने चाहिए। ये हम देखेंगे ये जो थैलामस है इनकी क्या यानी डिवीजन है, कुछ मीडियली होते हैं कुछ लेटरली होते हैं। तो इंशाल्लाह ये भी एक छोटा सा लेक्चर होगा। देन हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के भी कुछ न्यूक्लियाई हैं, उनको हम थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद जो चैप्टर 14 है, ये एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें से यानी कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसके जो क्लिनिकल हैं वो बाकी जितने भी चैप्टर हैं वो उन सारे क्लिनिकल से रिलेट कर रहे होते हैं। तो इसके जो क्लिनिकल है वो हम करेंगे क्योंकि वो रेलिवेंट है अदर चैप्टर के। बाकी चैप्टर्स में वो क्लिनिकल नहीं दिए हुए, लेकिन इस चैप्टर 14 में दिए हुए हैं। उसके अलावा जो एक और मेन यानी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है मेनिंजेस वाला। इंतहाई आसान है लेकिन इंतहाई मुश्किल है जिसको पहली मरतबा समझना है। मेनिंजेस लिटरली मुझे पहले यानी एक साल के अंदर समझ ही नहीं आई कि मेनिंजेस होती क्या है। यानी दिमाग हमारे में कैसे इनका स्ट्रक्चर बनता है कभी नहीं समझ आई, बहुत सारी वीडियोस देखी, लेकिन इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो इसमें हमने ब्रेन मेनिंजेस मेनिंजेस देखनी है, स्पाइनल कॉर्ड की मेनिंजेस देखनी है। स्पाइनल कॉर्ड की मेनिंजेस में फिर आगे लंबर पंचर का एक सिनेरियो बन जाता है, वो ये इसके अंदर हम डिटेल देखेंगे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट यूनिट जो है वो ब्लड सप्लाई वाला है। ब्लड सप्लाई से पहले यूनिट नंबर 16 है वेंट्रिकुलर सिस्टम वाला, जिसमें हमने वेंट्रिकुलर सिस्टम देखना है, सब अरेक्नाइड स्पेस देखनी है। फिर CSF की प्रोटेक्शन कैसे होती है, ये जो बैरियर बन रहे होते हैं यहाँ से MCQs आते हैं। CSF बैरियर है, ब्लड ब्रेन बैरियर है, राइट। यहाँ से क्लिनिकल भी बन रहे होते हैं, उसको हमने देखना है। 17 यूनिट है ब्लड सप्लाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहाँ से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। इसमें सर्कल ऑफ विलेज जो है ये मशहूर जमाना क्वेश्चन है, हर साल ही आता है तकरीबन, UHS में या नाम्स में कहीं ना कहीं आया होता है। तो ब्लड सप्लाई जो है या आर्टीरियल सप्लाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसके अलावा आगे यूनिट नंबर 18 नर्वस सिस्टम, आपने इसको छोड़ देना है। ये जो मेरी बुक है इसका मैंने अपना जो खमियाजा निकाला हुआ है यानी न्यूरोनाटमी में, इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। यानी सपोज आपके पास अगर न्यूरो एनाटॉमी है तो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, तो आपने भी इसको इसी तरह से ही याद रख लेना है। अब आपके पास ये सामने आपकी डिवीजन है जो मैंने यानी डिवीजन की हुई है। इसमें जो चैप्टर ये वाले जो यानी 5 चैप्टर हैं, यानी 4 है, 5 है, 15 है, 16 है, 17 है, ये 5 चैप्टर आपके 80% न्यूरो को कवर करते हैं।
यानी अगर आपको ये 5 चैप्टर आते हैं तो समझो आपका 80% न्यूरो अनाटमी कवर है, राइट। और अगर जो बाकी जो दो ये वाले जो चैप्टर है, यूनिट नंबर 6 और 10, ये रेस्ट जो 10 है वो कवर करते हैं, और इसमें कुछ फिजियोलॉजी भी लिंक करती है, जिसमें मैंने वो आपको बताया था, मोटर फिजियोलॉजी है वो भी इसके साथ लिंक आ रही होती है। इस तरह से जो न्यूरोनाटमी के फिर बाकी चैप्टर हैं वो अदर 10% जो है वो कवर करते हैं। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि अगर आपको ये 7 यूनिट आते हैं तो तकरीबन आपकी 90% जो न्यूरोनाटमी है वो कवर होती है, और बाकी जो कुछ चीज़ें रेलिवेंट हैं वो आपने हेड एंड नेक में भी कवर करनी है। तो इंशाल्लाह आपने ये जो खाका है इसको जहन में रखना है, और इसी खाके के साथ मैं भी आपको इसी तरतीब से पढ़ाऊंगा। और जो मेरी मेन यानी 3 चीजें होंगी जो मैंने आपको पढ़ानी है, उसमें क्योंकि हेड एंड नेक भी टच हो जाएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो नर्व्स होंगी, आर्टरी होगी और वेन्स होगा। ये 3 चीजें आपको आनी चाहिए, इसके अलावा है भी कुछ नहीं न्यूरो एनाटॉमी में। बाकी स्ट्रक्चर है, ब्रेन स्टेम है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स, ये सारी चीजें छोटी मोटी चीजें हैं, वो रीडिंग आप खुद कर सकते हैं। कुछ न्यूक्लियस हैं वो भी यानी आपने थोड़े से उसको भी हम देखेंगे, टच करेंगे। इसके अलावा या यानी इन 3 चीजों के अलावा ना, यानी आर्टरी, वेन और नर्व्स के अलावा जो एक मेन चीज है वो है आपका ब्रेन स्टेम, और ये जो असेंडिंग डिसेंडिंग पाथवे हैं। ये यानी टोटल 5 चीजें हो जाती हैं अगर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग पाथवे आते हैं, अगर आपको ब्रेन स्टेम आती है, 2 ये हैं और 3 ये वाली आर्टरी, नर्व्स और वेन। अगर ये 5 चीजें के ऊपर आपकी कमांड है तो कोई भी बंदा आपके जैसे कोई भी सवाल पूछ ले न्यूरो एनाटॉमी या हेड एंड नेक में से, इंशाल्लाह आप उसको जो है वो कवर अप कर सकते हैं। तो ये तो थोड़ा सा इसकी यानी सिलेबस की डिवीजन थी कि आपने पढ़ना क्या है इसमें से, या हम मैं जो आपको आगे पढ़ाऊंगा वो हम ये सारी चीजें जो कवर करेंगे। अब आज के लेक्चर में थोड़ी सी चीजें जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ जनरली, यानी न्यूरो एनाटॉमी को हम हल्का सा स्टार्ट लेते हैं। अभी मैं जो एक और पीडीएफ ओपन करता हूँ आपके साथ। अच्छा, जब भी हम यानी नर्वस सिस्टम को स्टार्ट लेते हैं, ये मैंने बहुत जल्दी में पीडीएफ बनाई है तो ये रैंडमली बनी हुई है। बहरहाल आपने जो चीज़ मैं आपको समझाने लगा हूँ उस चीज़ पे ख्याल करना है। इसको आप पहले से पहचानते हैं, नर्वस सिस्टम ऑब्वियसली आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कि बचपन से तो खैर नहीं, 9th 10th से तो पढ़ते ही आ रहे हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व्स आ जाती हैं, यानी जो हमारी बॉडी से इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन की तरफ जाती हैं। और पेरिफेरल को भी फिर हम दो में डिवाइड कर होते हैं, सोमैटिक है, ऑटोनोमिक है, और ऑटोनोमिक को भी हम दो में डिवाइड करते हैं। बिला बिला ये बच्चों वाली बातें, इसको छोड़ दो। मेन चीज मैं आपको समझाता हूँ, मैंने आपको कंसेप्ट देना है। अच्छा, यहाँ से एक चीज जो आपने देख लेनी है कि अभी जो हम कर रहे हैं वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कितनी चीजें हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये 2 चीजें आ जाती हैं। अब हम ये देखते हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या होता है। असल कहानी तो यहाँ से ये क्लास से स्टार्ट हो रही है। हमें ये पता चल गया कि ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। अगर इसको यानी हम थोड़ा सा एक यहाँ से बिल्कुल बेसिक लेवल पे चले जाएं, और ये बहुत जरूरी है समझना भी आपके लिए, कि जो आपका ब्रेन है या स्पाइनल कार्ड है, उसमें मेनली जो 2 बेसिक स्ट्रक्चर हैं, उसके अंदर एक न्यूरॉन आ जाता है और दूसरा न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। राइट, टोटल 2 ही स्ट्रक्चर हैं पूरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, जो यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बिल्ड कर रहे हैं। उसमें एक न्यूरॉन है और एक न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। अब न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन वो स्ट्रक्चर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, या वो कंपोनेंट है जो एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करता है, जो इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अवे द नर्वस सिस्टम। यानी बॉडी है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इंफॉर्मेशन बॉडी से नर्वस सिस्टम की तरफ आती है और नर्वस सिस्टम से होल बॉडी की तरफ जा रही है। तो ये जो काम करता है वो न्यूरॉन करता है। अच्छा, अब जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, ये सपोर्टिंग सेल्स हैं, यानी ये वो सेल हैं जो न्यूरॉन्स की हेल्प करते हैं इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने में, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, बॉडी से बॉडी की तरफ या बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, ब्रेन की तरफ। तो जो जो चीज हेल्प करती है न्यूरॉन को अपनी इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करने में, वो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। ये बिल्कुल बेसिक और क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट आपके जहन में होना चाहिए। अच्छा जी, ये 2 चीजें आपको पता लग गई कि एक न्यूरॉन है और एक न्यूरोग्लियल सेल्स है। अब हम थोड़ा सा न्यूरॉन को देखते हैं। न्यूरॉन में आपने अक्सर यानी पढ़ा है पहले से कि न्यूरॉन के अंदर एक एक्सॉन होता है और एक उसका डेंड्राइट होता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ नहीं है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर लेता हूँ। अब डेंड्राइट जो अपना ना, ये 2 वर्ड से याद रख लेना है, यानी वो कंपोनेंट न्यूरॉन का जो इंफॉर्मेशन को न्यूरॉन की तरफ लेकर आता है वो डेंड्राइट होता है,
और जो न्यूरॉन से अवे लेके जाता है वो एक्सॉन होता है। ये तो यानी बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि डेंड्राइट और एक्सॉन होता है। और यहाँ तक बात तो ठीक है। अब थोड़ा सा हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं, यानी न्यूरो अनाटमी के हवाले से, कि न्यूरॉन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। जब हम न्यूरॉन को देखते हैं तो न्यूरॉन में हमें दो चीजें नजर आती हैं। टोटल न्यूरॉन में दो चीजें हैं। कौन कौन सी वो दो चीजें हैं? एक है जनाब आपके पास ग्रे मैटर और एक है व्हाइट मैटर। अब ग्रे मैटर क्या होता है, व्हाइट मैटर क्या होता है? अगर इसको हम बिल्कुल सिंपल लफ्जों में कहें तो जो ग्रे मैटर है, जो सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन है, वी कॉल्ड इट ग्रे मैटर। ठीक हो गया? तो जो भी न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है उसको हम ग्रे मैटर कहते हैं। और व्हाइट मैटर क्या है? किसी भी न्यूरॉन का जो एक्सोनल कंपोनेंट है या जो उसको एक्सोन होता है उसको हम व्हाइट मैटर कहते हैं। अभी हमने इन दोनों को फिर आगे मजीद डिवीजन करनी है। हमें सिंपल लफ्जों में पता चल गया ग्रे मैटर क्या है, सेल बॉडी है। यानी जो सेल बॉडी होती है न्यूरॉन की तीन ही स्ट्रक्चर होते हैं, एक सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट होता है। तो जो सेल बॉडी है उसको हम ग्रे मैटर कह रहे होते हैं, और जो एक्सॉन है उसको हम व्हाइट मैटर कह रहे होते हैं। ये छोटी सी बिल्कुल पतली सी बात। अब ये जो ग्रे मैटर है या जो व्हाइट मैटर है, इसको फिर हम आगे डिवाइड करते हैं। डिवाइड किस तरह से करते हैं? जो आपका ग्रे मैटर है ये फर्दर आगे तीन में डिवाइड हो रहा होता है। बेटा इनोवेट ना करें स्क्रीन के ऊपर, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। अच्छा जी। ग्रे मैटर को हम फिर आगे दो में डिवाइड कर रहे होते हैं। एक ग्रे मैटर का नाम होता है कॉर्टेक्स, और दूसरा ग्रे मैटर जो है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई भी आप कह सकते हैं। अब अगर तो जो आपका ग्रे मैटर है यानी सेल बॉडीज हैं वो सरफेस पे पड़ी हुई हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के किसी कंपोनेंट के, तो उसे हम कहते हैं कि ये कॉर्टेक्स है। अब कॉर्टेक्स का क्या मतलब होगा? अगर आपसे पूछा कि व्हाट इज कॉर्टेक्स, तो आपने यही कहना है जो कॉर्टेक्स है वो कलेक्शन है सेल बॉडी का विद इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट? लेकिन किसके ऊपर है? सरफेस के ऊपर होता है। अब वो यानी सेल बॉडीज न्यूरॉन्स की जो विद इन या डीप इन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और उन्होंने सराउंड किया हुआ है व्हाइट मैटर को, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। अब कॉर्टेक्स और न्यूक्लियोलस दोनों हैं क्या? सेल बॉडीज हैं। किसकी हैं? न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज हैं। अगर किसी न्यूरॉन की सेल बॉडी सरफेस पे पड़ी होगी तो उसका नाम होगा कॉर्टेक्स। अगर किसी न्यूरॉन की सेल बॉडी विद इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगी किसी डीप पार्ट के अंदर, तो उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोलस। अब अगर नेक्स्ट अभी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज न्यूक्लियोलस, तो आपने कहना सिंपल, ये सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन है। लेकिन विद इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है या डीप होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सेरिबेलर कॉर्टेक्स क्या होता है, आप अक्सर पढ़ते हैं न्यूरोनाटमी में, सेरिबेलर कॉर्टेक्स है या सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, तो कॉर्टेक्स का क्या मतलब है? तो कॉर्टेक्स इज एक्चुअली सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन। तो जो सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन सरफेस पे पड़ी होती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, उनको हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या है? कॉर्टेक्स है। ओके जी, आपको ग्रे मैटर का पता चल गया कि ग्रे मैटर इस तरह से स्पाइनल कार्ड अभी हम कल पढ़ेंगे। स्पाइनल कार्ड में भी क्या होता है, आपके पास एक व्हाइट मैटर होता है और एक ग्रे मैटर होता है। तो कल मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर में क्या डिफरेंस है। व्हाइट मैटर सिंपल लफ्जों में क्या है? एक्सॉन्स का कलेक्शन है। और ग्रे मैटर सिंपल लफ्जों में क्या है? न्यूरॉन की सेल बॉडी है। क्लियर हो गया? अच्छा, फिर ये जो न्यूरॉन की सेल बॉडी, इसको फिर हमने कॉर्टेक्स और न्यूक्लियोलस के हवाले से देख लिया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाइट मैटर के ऊपर। ये आप देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर भी मैंने थोड़ा सा इसको वो किया है कि जो अब ये यानी सरफेस पे पड़े हुए हैं, इनको हमने क्या नाम दे दिया? कॉर्टेक्स का नाम दे दिया। जैसे ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है क्योंकि ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर में है, और इस तरह से ये सेरिबेलम पे पड़ा हुआ है, सेरिबेलम की सरफेस पे, तो ये सेरिबेलर कॉर्टेक्स है। और ये जो विद इन यानी डीप पड़ा हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियोलस का नाम दे दिया। अच्छा, अब एक्सॉन जो है, जो सेल बॉडी होती है, वो तो सेल बॉडी तो दरमियान में पड़ी हुई है। अब जो इंफॉर्मेशन कंडक्ट हो रही है या तो वो एक्सॉन के जरिए से हो रही है या फिर डेंड्रॉइड के जरिए से हो रही है। एक्सॉन क्या करता है? अवे लेके जाता है बॉडी से इंफॉर्मेशन, और जो डेंड्रॉइड है वो टुवर्ड लेके आता है किसी भी न्यूरॉन को। अब एक्सॉन को फर्दर हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, या इसकी तीन टाइप्स बनती हैं। इसको हम ट्रैक्स भी कह रहे होते हैं सम टाइम, एसोसिएटिव फाइबर भी कहते हैं, कमिश्र फाइबर भी कहते हैं। अब क्योंकि इसका जो काम है एग्जाम का, ये अवे फ्रॉम द न्यूरॉन सेल बॉडी, या अवे एक जगह से दूसरी तरफ लेके जाना होता है इंफॉर्मेशन को, तो इस वजह से इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अब एग्जाम को हम ट्रैक क्यों कहते हैं? एग्जाम का वो बंडल जिसको हम ट्रैक कहते हैं, वो एक्चुअली इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो उसको लेकर जाता है, यानी अप अप डाउन से, सॉरी, जो अपर पार्ट है ब्रेन का उस, और जो लोअर पार्ट है ब्रेन का, यानी अप और डाउन जो इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, उस बंडल ऑफ एग्जाम को हम कहते हैं ट्रैक। एग्जाम का काम है इंफॉर्मेशन लेके जाना। तो जो यानी अप साइड डाउन साइड इंफॉर्मेशन पहुंचाता है
उसको हम क्या कह रहे होते हैं, ट्रैक कह रहे होते हैं। जो अपवर्ड डाउनवर्ड इंफॉर्मेशन को पहुंचाएगा एग्जाम का बंडल, उसको हम ट्रैक कहते हैं। अच्छा, उसी ट्रैक की बेस पे फिर ये हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक होते हैं। यानी जो इंफॉर्मेशन स्पाइनल कार्ड से, बॉडी से ब्रेन की तरफ जाएगा वो असेंडिंग ट्रैक की तरफ से जाएगा। और जो फिर इंफॉर्मेशन का, तो जो अब एग्जाम का बंडल इंफॉर्मेशन को ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में अपवर्ड डाउनवर्ड लेके आ रहा है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, ट्रैक्स का नाम दे दिया। फिर एक और टाइप जो है इसकी, वो है एसोसिएटिव फाइबर। अब ये जो एसोसिएटिव फाइबर है, ये एक्चुअली कनेक्ट करते हैं एंटीरो पोस्टीरियर जो साइड होती है सीएनएस की। यानी जो इंफॉर्मेशन फ्रंट से बैक की तरफ लेके जाता है और बैक से फ्रंट की तरफ लेके आता है, उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव फाइबर या एसोसिएशन फाइबर्स भी कहते हैं। एक और जो फाइबर्स हैं या एक्सॉन हैं, वो हैं कमीशर फाइबर्स। अभी जो कमीशर फाइबर्स हैं, ये कनेक्ट करते हैं लेफ्ट साइड को राइट साइड ऑफ द ब्रेन एंड राइट साइड ऑफ द ब्रेन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। अब इसमें आपकी यानी जो एग्जांपल है वो कार्पस कैलोसम है। कार्पस कैलोसम जो है ये दो हेमिस्फीयर को, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर जो है, इनको कनेक्ट करा होता है। इस तरह से सेरिबैलम के तीन पार्ट्स होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। उनको जो चीज कनेक्ट करे होते हैं वो भी क्या होते हैं, कमीशर फाइबर्स होते हैं। तो ये तीन तरह के आपने फाइबर्स जो हैं या एक्सॉन, जो जो टाइप्स हैं एक्सॉन के, इनको याद रख लेना है। कि ट्रैक्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि ट्रैक्स क्या होता है, एसोसिएटिव फाइबर्स क्या हैं, और कमीशर फाइबर्स क्या हैं। तो वो फाइबर जो इंफॉर्मेशन को अपवर्ड डाउनवर्ड पहुंचाते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, वो ट्रैक्स होते हैं। जो बैक और फ्रंट पे एसोसिएटिव होते हैं, और जो राइट और लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं तो वो कमीशर फाइबर्स होते हैं। बेटा ये न्यूक्लियाई, आप इसको कह सकते हैं, हाँ न्यूक्लियाई जो है ये प्लूरल हो जाएगा, और न्यूक्लियोलस जो है वो सिंगुलर है। सिंपल सी इंग्लिश है ये तो। है तो न्यूक्लियस ही एक लिहाज से यानी। अच्छा जी, ये चीज आपको समझ आ गई। इसके अलावा एक और जो डिफरेंस आपसे अक्सर पूछा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, वो है कि नर्व्स और ट्रैक्स में क्या डिफरेंस है। और ये यानी अक्सर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है वह के अंदर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नर्व्स एंड ट्रैक्स। नर्व्स या ट्रैक्स दोनों जो हैं, ये दोनों ही एक्सॉन का कलेक्शन होते हैं, ये एक्सॉन का बंडल होते हैं। इनमें फर्क ये होता है कि जो एक्सॉन का बंडल पीएनएस के अंदर यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर एक्सॉन के बंडल को हम नर्व्स कह रहे होते हैं। जबकि सीएनएस में यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो एक्सॉन का बंडल होता है उसको हम ट्रैक कह रहे होते हैं। तो ये दो डिफरेंस आ जाते हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा फिर एक और क्वेश्चन होता है कि जो मेलिनेशन होती है, ये नहीं, जो हमने देखा न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, हमने पहले बात की कि न्यूरॉन्स हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। तो न्यूरोग्लियल सेल्स जो हैं बेसिकली न्यूरॉन को सपोर्ट भी दे रहे होते हैं और मेलिनेशन भी कर रहे होते हैं। तो ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं, ये दो तरह के होते हैं जो कि मेलिनेशन करवा रहे होते हैं। उसमें एक शैवान सेल्स आ जाते हैं और दूसरे सेटेलाइट सेल्स हैं। और अगर आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर चार टाइप के जो है यानी आपके पास ये न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं जो कि जो न्यूरॉन है उसकी मेलिनेशन करवा रहे होते हैं। उसमें नंबर वन पे एस्ट्रोसाइट्स है, ओलिगोडेंड्रोसाइट है, माइक्रोग्लियल सेल्स हैं एंड एपेंडाइमल सेल्स हैं। तो ये चार तरह के, अक्सर एमसीक्यूज भी आ जाता है कि ये चार तरह के सेल्स हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन है उनकी मेलिनेशन करवा रहे होते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरह के सेल्स जो हैं वो उनकी मेलिनेशन करवाते हैं। तो ये आज का छोटा सा हमारा लेक्चर था जिसमें आपने ये छोटी छोटी बातें जो है वो याद रख लेनी है कि नर्व्स और ट्रैक्स में क्या डिफरेंस है, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर में क्या डिफरेंस है, ट्रैक्स क्या चीज होते हैं, राइट। इसके अलावा जो है व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, न्यूक्लियोलस और कॉर्टेक्स में क्या डिफरेंस है। तो ये सारी चीजें जो है आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए। कल इंशाल्लाह जो है वो हम फिर अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बहुत ही कम्प्रिहेंसिव होगा इंशाल्लाह। मैं अभी आपके साथ शेड्यूल शेयर करता हूँ कि हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर हुआ करेंगे वो कौन कौन से होंगे, ताकि आप पहले थोड़ा उनको पढ़ भी लें। और इस तरह से आपके एक माइंड में भी होना चाहिए कि भी आज हम पढ़ क्या रहे हैं। यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बेटा रिकॉर्डिंग आप स्टॉप कर सकते हैं अब।